हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी स्कूल से। बच्चों, ये हमारे क्लास 10th आरबीसी बोर्ड की साइंस की बुक है और जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 7 एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। और इस चैप्टर में हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज को कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले 2 वीडियो में एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट कर लिया है और आज टर्न है हमारे इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिव द पोजीशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड जो होते हैं इनका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कैसा होता है, कहाँ होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। बुक में मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा करके, ये देखिए, अगर बच्चों हम ये पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हमको यहाँ पर, इस पीरियोडिक टेबल में हमको यहाँ पर एक जिगजैग लाइन दिखाई देती है। ठीक है, इस जिगजैग लाइन के इधर जितने भी एलिमेंट यहाँ पर सिचुएटेड हैं ये सारे के सारे बच्चों मेटल्स होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं, इस जिगजैग लाइन के इधर जितने भी एलिमेंट्स हमारे सिचुएटेड हैं ये सब होते हैं नॉन मेटल्स। तो ये सारे मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं, मेटल्स के कैरेक्टर रखते हैं इसलिए इनको मेटल्स कहा जाता है। ये सब नॉन मेटल्स के कैरेक्टर रखते हैं इसलिए इनको नॉन मेटल्स कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मेटल कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, आपने बता दिया कि पीरियोडिक टेबल में मेटल जो है ये इधर लेफ्ट साइड में है। ठीक है, इस लाइन के जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या है यहाँ पर, नॉन मेटल्स। और तीसरा एक पूछा था आपसे मेटलॉइड्स कहाँ है। ठीक है ना, मेटलॉइड्स की पोजीशन बताइए। तो मेटलॉइड्स क्या होता है, वो एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो बच्चों यहाँ पर मेटलॉइड्स कहाँ है, ये जो जिगजैग लाइन है, इस जिगजैग लाइन के ठीक ऊपर, हर सीढ़ी के ऊपर है ना, ये हमारी जो सीढ़ी बन रही है, हर सीढ़ी के ऊपर जो एलिमेंट है ये मेटलॉइड्स है, यानी कि इसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा हो गया जैसे बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये AS हो गया, TE और AT। ओके, ये सारे 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, ये पांचों क्या है हमारे, ये मेटलॉइड्स हैं। ओके, तो ये हो गया मेरा मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो यही हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ था। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देयर इज अ जिगजैग लाइन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन होती है विच डिवाइडेड द एलिमेंट्स इन 2 पार्ट, जो कि एलिमेंट्स को 2 भाग में बांट देती है, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। उसके बाद दिस लाइन लाइज है ना अंडर द, और इन लाइंस जो होते हैं इनके ऊपर BSI AS TE एंड AT पाया जाता है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में हो गए सारे के सारे मेटल्स, राइट साइड में हो गए सारे के सारे नॉन मेटल्स, और द एलिमेंट सिचुएटेड अबव द लाइन, और जो लाइन के ऊपर होते हैं उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन अ पीरियोडिक ग्रुप। ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि पीरियोडिसिटी, सबसे पहले कह रहा है पीरियोडिसिटी है ना, तो हम पीरियोडिसिटी का मतलब समझेंगे कि पीरियोडिसिटी मीन्स होता क्या है। तो पीरियोडिसिटी मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कहना चाह रहा है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है ये पीरियड है ना, टोटल कितने पीरियड होते हैं, हम अपने अगर पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में देखिए ये हमारा फर्स्ट पीरियड, ये हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। ठीक है, टोटल 7 पीरियड में हमारे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है। ओके, तो जो इस तरीके के लाइन में जब हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और चलते चलते इधर की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स कि हम पीरियड में चल रहे हैं, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो इट मीन्स कि हम ग्रुप में चल रहे हैं। तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि जो भी कैरेक्टर्स वो आपसे पूछ रहा है वो जानना चाहता है, क्वेश्चन में जानना चाहता है कि ये जो आपको कैरेक्टर्स पूछा जा रहा है वो उस कैरेक्टर में क्या चेंजेस होंगे जब हम पीरियड में इधर से इधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, या जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे। ठीक है, तो इधर से इधर जाने पर कैरेक्टर्स में होने वाले चेंजेस और ऊपर से नीचे आने पर कैरेक्टर्स में होने वाले चेंजेस, इसी को बोला जाता है पीरियोडिसिटी। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन अ ग्रुप है ना, यानी कि ग्रुप, क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये जो हमारा एक पीरियोडिक कैरेक्टर है, इस पीरियोडिक कैरेक्टर में ऊपर से नीचे की तरफ हम जब आते हैं, ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इस कैरेक्टर में क्या चेंजेस होगा, ये कैरेक्टर बढ़ेगा या ये कैरेक्टर घटेगा, है ना, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आंसर में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो कह रहा है ये कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई एटम, ये एक एटम है,
ठीक है। इस एटम के सेंटर में क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। एटम के न्यूक्लियस के बाहर में ये जो एटम है, यानी कि ये न्यूक्लियस के बाहर में ये क्या होता है, शेल होता है या ऑर्बिट होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है ना। ये जो सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन अगर हमको और ऐड करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड करने पर, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में, है ना, यानी कि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल यानी कि सबसे बाहर वाला, मान लीजिए कि न्यूक्लियस, इसमें मान लीजिए एटम में कई शेल हैं, ठीक है, तो इसकी जो सबसे बाहर की जो शेल होगी, आउटर मोस्ट शेल होगी, वहां पे ऑलरेडी पहले से भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा इसमें और भी एक इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करने में जितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पे बात आती है कि एनर्जी रिलीज क्यों होगी। एनर्जी रिलीज इसलिए होगी क्योंकि आप ऐड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को पोजीशन देना है। और जिस यहाँ पर भी ऑलरेडी एटम में कौन मौजूद है, यहाँ पर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इस इलेक्ट्रॉन जिसको आप ऐड करना चाहते हैं इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उन सब के ऊपर भी क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या हो गया, सेम सेम चार्ज हो गया, है ना, इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव। सेम चार्ज के बीच में क्या काम करता है, रिपल्सन फोर्स, यानी कि ये एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आप इसमें इसको डालोगे तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन नजदीक आता है, ये सारे नेगेटिव चार्ज मिल करके इसका अपोज करेंगे, इसको दूर भगाने की कोशिश करेंगे, और आपको जबरदस्ती इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में जो रिपल्सन फोर्स होगा वही यहां पर एनर्जी के रूप में बाहर आएगा, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या चेंजेस होता है। तो भाई बच्चों, हमारा जो है पीरियोडिक टेबल जो होता है, उस पीरियोडिक टेबल में हमने एटॉमिक साइज देखा है कि एटम जो होते हैं, यहाँ जैसे इधर से इधर अगर हम चलते हैं ना, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा एटम बड़ा होता है, फिर एटम इधर थोड़ा और छोटा होता है, फिर थोड़ा और छोटा होता है, धीरे धीरे एटम की साइज क्या होती जा रही है, लेफ्ट टू राइट छोटी होती जा रही है। ओके। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो धीरे धीरे क्रमशः जो है ग्रेजुअली एटम की साइज क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। ठीक है ना, यहाँ पर एटम की साइज बड़ी होती जा रही है और यहाँ पर एटम की साइज क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। अब आप देखिए, अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है यहाँ, ठीक है ना, एक छोटे से एटम के अंदर अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और एक बड़े से एटम के अंदर हमको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है, तो ज़्यादा रिपल्सन फोर्स यानी कि ज़्यादा प्रेशर किस पर लगेगा, हमको मेहनत ज़्यादा कहाँ करनी पड़ेगी, हमको ज़्यादा मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी। रिपल्सन फोर्स ज़्यादा यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ पर जगह तो हो गई कम, ठीक है ना, जगह हो गई ये छोटी सी, और यहाँ पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन को जब हम इसमें डालते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिपल्सन फोर्स काम करता है, ठीक है ना, अपोज ज़्यादा हो रहा है तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी, साइज छोटी होने की वजह से। बड़ी साइज की बात करें तो बड़ी साइज में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आराम से दूर दूर रह रहे हैं, है ना, तो आप आराम से जो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा उसके ऊपर उतना ज़्यादा रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि एनर्जी भी यहाँ पर कम रिलीज होगी। तो आपसे पूछा है ग्रुप के बारे में, ठीक है, पीरियड मैंने बता दिया आपको, लेकिन ग्रुप के बारे में पूछा था कि ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में क्या चेंजेस होता है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की वैल्यू ऊपर से नीचे आने पर क्या होती जाएगी बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऊपर से नीचे आने पर धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि साइज जो होती जा रही है बड़ी होती जा रही है। बड़ी साइज है, दूर दूर इलेक्ट्रॉन है, आराम से अगला इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ठीक है। और अगर यही पीरियड के लिए पूछता तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी क्योंकि साइज जो है वो क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स बहुत ज़्यादा काम करेगा, इस वजह से एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉन्डर वॉल रेडियस। वॉन्डर वॉल रेडियस क्या होता है एंड कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है कि क्या होता है। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स ऑफ टू नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है, दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपस में बॉन्ड से जुड़े नहीं हैं, इन दो मॉलिक्यूल्स के द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के एटम जो है इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ कर देते हैं,
ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉन डेर वाल रेडियस। तो इसी को बोला जाता है वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, दो एटम, दो हमने ले लिया इसमें, दो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है ना, जो कि आपस में जुड़े नहीं है, ऐसे कोई भी दो मॉलिक्यूल्स ले लिया, जैसे कि वाटर का एक मॉलिक्यूल्स है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल्स है ना, दोनों के बीच में कोई एक हल्का सा बहुत ही कहेंगे एक बहुत लाइट, ठीक है ना, एक बहुत ही लाइट, बहुत ही वीक एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसको हम बोलते हैं वॉन डेर वाल फोर्स। ठीक है, तो दोनों आपस में एक दूसरे के पास तो रहेंगे, लेकिन इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और अपॉन 2 इट इज कॉल्ड वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, वॉन डेर वाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस। इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बॉन्ड से जुड़े नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये दूर दूर रहते हैं, तो दोनों ये डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, दूर दूर रहेंगे तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अपॉन 2 उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट है हमारा इसमें, अब हम देखेंगे कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा था कोवेलेंट रेडियस के बारे में भी। कोवेलेंट रेडियस, व्हेन टू सेम एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट टू सेम एटम ऑफ एन एलिमेंट अटैच्ड विद अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर दो एलिमेंट जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, जैसे हम कह सकते हैं H2, ठीक है, या Cl2, तो H2 में ये एक H का एटम ये है, एक हाइड्रोजन का एटम ये, और एक हाइड्रोजन का एटम ये, ठीक है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं बॉन्ड के थ्रू। तो इनके दोनों के देन द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, तो दोनों एटम के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस और अपॉन 2 है ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया, तो इसका जब हम हाफ करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू जो है ये कहलाएगी कोवेलेंट रेडियस। ओके, तो ये पूछा था क्वेश्चन कि क्या कहलाता है, डेफिनेशन क्या है वॉन डेर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस का, तो ये दोनों हमने देखा। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड बनता है, वॉन डेर वाल फोर्स तो कहीं भी काम करता है। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने इस कॉपी पर रख दिया, ठीक है, तो इस पेन के मॉलिक्यूल्स और इस कॉपी के, इस बुक के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक हल्का सा अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कि इतना कमजोर होता है, इतना वीक होता है कि हमको महसूस नहीं होता है। अब अगर इसको, इस पेन को मैं उठाऊंगी तो मुझे हल्का सा ये बॉन्ड जो है ये तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब बॉन्ड नहीं है, एक अट्रैक्शन है, जिससे को तोड़ करके मुझे ये पेन उठाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से वॉन डेर वाल फोर्स यहाँ पे हर जगह काम करता है। कोई भी चीज़ हम रख देते हैं तो कोई भी दो सब्सटेंस के बीच में वॉन डेर वाल फोर्स काम करता है। तो जब चीज़ें दो आपस में जुड़ी हुई हैं, दो मॉलिक्यूल्स है, वो भी जब पास पास हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस और अपॉन 2 ये कहलाएगा हमारा वॉन डेर वाल रेडियस। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। Cation is smaller than the neutral atom and anion is bigger than neutral atom. Why? ठीक है, cation का मतलब पॉजिटिव चार्ज, cation is smaller than neutral atom. cation यानी कि पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज वाला जो एटम होता है, मतलब ये cation जो है, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं cation, ये इसके न्यूट्रल एटम से यानी कि इससे ये क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, क्यों पूछ रहा है। और कोई एनायन है जैसे Cl-, ये अपने न्यूट्रल एटम से इसके साइज बड़ी होती है, क्यों। ठीक है ना, ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है, ये कह रहा है ऐसा क्यों होता है। ये नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन है, और इसी को काट दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कैटायन। और कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो हमने समझ लिया, लेकिन इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24, ये तीनों क्वेश्चंस हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।